जी नमस्कार, वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मोर और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन शॉट हेरिडिटी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेरिडिटी होता क्या है। देखिए, हेरिडिटी जो है एक साइंस का ब्रांच है जिसमें कोई जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इसी को नाम दिया जाता है क्या, हेरिडिटी। हेरिडिटी को एक लाइन में आप इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हो। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर मीन्स किसी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। देखिए, जब भी कोई हेरिडिटी होती है मतलब उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे भी कैरेक्टर जो मिलेंगे वो क्या करेंगे, वो आपको चेंज मिलेंगे। उसको किस नाम से जाना जाता है, वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। तो वेरिएशन क्या होता है, जब कोई जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तब उसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसी चेंजेस को आपको क्या नाम दिया जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन जो होता है वो केवल कब होता है, जब दो पेरेंट जो होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। दो पेरेंट्स का मतलब एक वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, मेल, तो दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, आखिर इनको ट्रांसफ़र करने वाला होता कौन है। तो इनको ट्रांसफ़र करने वाला जो होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जीन कहते हैं। अब ये जीन होते कौन है, कहाँ होते हैं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अगर किसी सेल की बात करोगे तो उस सेल में आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है और वो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए का एक छोटा पार्ट जीन होता है और जीन को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं मेंडल के हिसाब से, वो केस को उसको हम किस नाम से जानते हैं, एलील के नाम से जानते हैं। इन सभी मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो जीन जो होता है, जीन का जो एक रिप्रेजेंटेटिव जो पार्ट है, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एलील के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें। देखिए, कोई भी पेरेंट्स है, उस पेरेंट से किसी ऑफस्प्रिंग का जब फॉर्मेशन होता है तो किसी पेरेंट से किसी कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। ये जो कैरेक्टर होंगे, ये आपको कुछ कैरेक्टर क्या मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर जो मिलेंगे वो आपको क्या मिलते हैं, डिफरेंट मिलते हैं। ये जो कैरेक्टर सेम मिलते हैं, एक्चुअल में इन कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने वाला वो जेनेटिक मटेरियल होगा जो एज अ सेम उसको क्या किया होगा, ट्रांसफ़र किया होगा। कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। लेकिन अगर हम डिफरेंट कैरेक्टर की बात करते हैं कि वो कैसे डिफरेंट होंगे, तो उसको जो है उसको चेंज करने में हेल्प किया होगी कुछ फिजिकल फैक्टर, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे जो उस कैरेक्टर को क्या किए होंगे, चेंज किए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं वेरिएशन के बारे में। अगर आप वेरिएशन की बात करते हो तो वेरिएशन को कई सारे फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, मतलब कई सारे फैक्टर जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं वेरिएशन को काज करने के लिए। जैसे कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं जैसे एक्स रेज, गामा रेज, और कुछ केमिकल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो होते हैं जो वेरिएशन को काज करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्युमुलेशन ऑफ कैरेक्टर की। एक्युमुलेशन ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। देखिए, जब किसी पेरेंट से किसी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उस पेरेंट का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आता है और वो एक्युमुलेट होता जाता है जनरेशन टू जनरेशन। मीन्स क्या है, जैसे सपोज करिए कोई एक पेरेंट है और इस पेरेंट के पास ये ब्लू कैरेक्टर है। अब ये क्या करेगा, जब किसी दो नए ऑफस्प्रिंग को बनाएगा तो उस दो नए ऑफस्प्रिंग में देखोगे ये ब्लू कैरेक्टर आपको मिलेगा देखने को। फिर ये क्या किया है कि ये एक नए कैरेक्टर को भी बनाया है और ये जो नया कैरेक्टर रेड वाला बना है और ये जो येलो वाला बना है, एक्चुअल में ये किस वजह से बना है, ये बना है किस वजह से, वेरिएशन के वजह से। अब ये क्या करेगा, दोबारा ये वाला जो है पेरेंट जो है ये दोबारा डिवाइड करेगा और जैसे वो डिवाइड करेगा तो उसके अंदर आप क्या देखोगे, इस पहले जनरेशन वाले पेरेंट का कैरेक्टर ब्लू वाला नज़र आएगा, साथ साथ ये दूसरे जनरेशन वाला जो कैरेक्टर है रेड वाला वो भी नज़र आएगा। मतलब क्या, ये वेरिएशन के वजह से जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहे हैं, एक्युमुलेट होते जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। इसी को कहा जाता है क्या, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके, देखिएगा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या, देखिएगा जेनेटिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स के जो फादर हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रेगोर जॉन मेंडल के नाम से जाना जाता है।
अब हम बात करेंगे मेंडल कंट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, मेंडल कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट के बारे में। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट क्या है कि मेंडल्स ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो मेंडल ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए हेरिडिटी और वेरिएशन को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। क्या होता है देखिएगा, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस हेरिडिटी और वेरिएशन को प्रूफ करने के लिए पी प्लांट को चूज़ किया था जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। अच्छा, ये जो पाइसम सटाइवम है इसको हम गार्डन पी प्लांट के नाम से जानते हैं और इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, लेगुमिनेसी फैमिली होती है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों पी प्लांट को ही चूज़ किया था, तो इसके कुछ रीजंस थे। क्या क्या रीजंस थे, सबसे पहला देखिएगा, ये जो प्लांट्स होते हैं ये हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, मतलब इनको आप इजीली क्या कर सकते हो, किसी भी लैब के अंदर ग्रो करा सकते हो। ये एक एनुअल प्लांट होते हैं। एनुअल मीन्स क्या है कि ये इनकी लाइफ स्पान बहुत छोटी होती है, तो ये जल्दी से फ्लावरिंग दे सकते हैं। साथ साथ ये बाइसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल दोनों आपको सेम प्लांट में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके पास 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब ये 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं, अब हम लोग ये समझते हैं कि मेंडल ने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट में 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज़ किया था। और वो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे क्या। इस 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को समझने से पहले हम लोग ट्रेट और कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक टर्म आता है ट्रेट और एक टर्म आता है कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर क्या होता है। जैसे सपोज करिए हम बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, तो हाइट एक कैरेक्टर हो गया और हाइट में आपको एक टॉल मिलेगा और एक आपको डॉर्फ मिलेगा, तो ये क्या हो जाता है, ट्रेट हो जाता है। वैसे अगर हम बात करते हैं पॉड की, तो पॉड की अगर हम बात करते हैं, पॉड के शेप की बात करें, पॉड के कलर की बात करें, तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। लेकिन हम किस कलर की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया। तो मेंडल ने क्या किया, 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया और उन्होंने क्या कराया, उसमें उन्होंने एक डोमिनेंट ट्रेट को लिया और दूसरा उन्होंने क्या लिया, रिसेसिव ट्रेट को लिया। अब ये डोमिनेंट ट्रेट था क्या और रिसेसिव ट्रेट क्या थे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के जरिए समझें, मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट को लिया और एक डॉर्फ प्लांट को लिया, दोनों के बीच में उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। अच्छा, क्रॉस कैसे कराया, मेंडल ने क्या किया, इस टॉल प्लांट से एंथर को प्लग किया और एंथर से पॉलन ग्रेन को निकाला और पॉलन ग्रेन को निकालने के बाद इस डॉर्फ प्लांट के पिस्टल पे रख दिया और जैसे भी पिस्टल पे रखा तो ये फर्टिलाइजेशन किया और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाया, फ्रूट को बनाया। फ्रूट का फॉर्मेशन जैसे ही कर लेता है, फिर ये क्या बनाता है, उस फ्रूट के अंदर पॉड को देखने को मिलता है और पॉड के अंदर आपको सीड देखने को मिलते हैं। जैसे इस उन्होंने क्या किया, सारे सीड की सोविंग करते हैं तो वो हमेशा क्या पाते हैं, एक लंबे वाले प्लांट को पाते हैं। मतलब क्या कि जब हम 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमको एक ही रिजल्ट वाला प्लांट मिलता है और जो रिजल्ट वाला प्लांट मिलता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और जो हमको नहीं मिलता है वो क्या होता है, रिसेसिव मिलता है। मतलब टॉल और डॉर्फ के बीच में जब उन्होंने क्रॉस कराया तब उनको जो है F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट मिला और जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर मिलता है उसको डोमिनेंट कहा जाता है और जो नहीं मिलता है उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 तरह के ट्रेट मिले, एक डोमिनेंट और एक क्या थे, रिसेसिव। डोमिनेंट में क्या थे, उन्होंने हाइट की बात की, तो हाइट में टॉल वाला डोमिनेंट था और डॉर्फ वाला क्या था, रिसेसिव था। कलर की अगर हम बात करें, वायलेट वाला क्या था, डोमिनेंट था और वाइट वाला क्या था, रिसेसिव था। पोजीशन में एक्जियल जो पोजीशन होता है, एक्जियल मीन्स ये ब्रांचेस हो गए, ब्रांच के बीच में से, तो ये एक्जियल जब फ्लावर का पोजीशन होगा तो एक्जियल होगा, डोमिनेंट वाला, और टर्मिनल एंड पे होते हैं तो वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, शेप की बात करें, तो अगर राउंड होगा तो वो डोमिनेंट होगा और रिंकल्ड होंगे तो वो क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। कलर ऑफ सीड की बात करें, अगर येलो होगा तो डोमिनेंट होगा और अगर वो ग्रीन होंगे तो क्या होंगे, रिसेसिव होंगे।
शेप ऑफ पॉड की बात करें, अगर वो स्मूथ होगा तो डोमिनेंट, और कंस्ट्रिक्टेड होगा ऐसा कुछ पचका उचका तो क्या होगा, रिसेसिव होगा। और कलर ऑफ पॉड की बात करें, ग्रीन होगा तो डोमिनेंट और येलो होगा तो क्या होता है, रिसेसिव। आपको जो जानना है वो आपको हाइट जानना है, कलर ऑफ फ्लावर जानना है, और शेप ऑफ सीड और शेप ऑफ कलर को जानना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट किसको, कुछ टर्म्स को जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिल्स के बारे में। देखिए एलिल्स क्या होता है। देखिए एलिल्स की अगर आप बात करें, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं टॉल की। अब टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जीन के फॉर्म यूज करते हैं, और उसी जीन के फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, एलील के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में मेंडल ने जो है इस जीन को ही एलील नाम दिया था। उस समय जीन के बारे में उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने एलील टर्म को यूज किया था। बाद में इसको कन्फर्म किया गया था जीन के बारे में। तो यहाँ पे एलील का मतलब क्या है कि अगर हमको किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको शो करेंगे किसके जरिए, एलील के जरिए। मतलब अगर ये कोई प्लांट टॉल को रखता है तो उस टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एलील का यूज करते हैं। अच्छा, उस एलील को यूज करने के लिए हम लेटर का यूज करते हैं, और वो लेटर कैसा होता है, अगर हम लेटर का यूज करते हैं, अगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है तो उस डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं एलील के लिए, और अगर कोई रिसेसिव कैरेक्टर होता है तो उस रिसेसिव कैरेक्टर के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझें, हम कोई टॉल प्लांट की बात कर रहे हैं, तो टॉल प्लांट के लिए हम जो एलील यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। लेकिन अगर हम ड्वार्फ की बात करें, ड्वार्फ एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे एलील वो क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो एलील है क्या, किसी भी ट्रेट को हम उस ट्रेट को जिस फॉर्म में यूज करना होगा उसको जिस लेटर के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या नाम दिया जाता है, एलील कहा जाता है। जैसे अगर हम टॉल को रिप्रेजेंट करना है तो टॉल के लिए हम एलील क्या लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। डॉर्फ को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर की। क्या होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो केवल F1 जनरेशन में हमको दिखते हैं उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और इन डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो हमको F1 जनरेशन में नहीं दिखते हैं उनको हम रिसेसिव कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होमोजाइगस की। होमोजाइगस क्या होता है, अगर हम जो भी ट्रेट को हम जिस एलील से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर दोनों एलील क्या हो, सेम हो, जैसे टॉल को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल टी का यूज करते हैं, या डॉर्फ को रिप्रेजेंट करना हो तो स्मॉल टी का यूज़ करते हैं। तो ये जो दोनों एलील होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, और जब दोनों एलील सेम होते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाता है, होमोजाइगस। लेकिन अगर दोनों एलील डिफरेंट होंगे जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, हेटेरोजाइगस। और ये जो कंडीशन होता है ये किसको शो करता है, हाइब्रिड को शो करता है। F1 जनरेशन क्या होते हैं, F1 जनरेशन को हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट फिलियल जनरेशन का मतलब मतलब अगर हम दो प्लांट लेते हैं और दो प्लांट के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो पहले क्रॉस कराने में पहला जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में हम एक टाल प्लांट लिए और एक डॉल्फ प्लांट लिए, यहाँ से मेल को लिया, यहाँ से फीमेल फ्लावर को लिया, दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो हमको F1 जनरेशन में एक टॉल प्लांट मिलता है जो कैसा होता है, इम्प्योर होता है। तो ये जो आपको मिलता है, ये जो जनरेशन मिलता है इसी को फर्स्ट फिलियल जनरेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन क्या है, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलता है उसका हम उसी प्लांट के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, F2 जनरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए F1 जनरेशन में हमको एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ फिर से क्रॉस करा दें, इसी क्रॉस को हम क्या नाम देते हैं, F2 जनरेशन या सेल्फ क्रॉस के नाम से जानते हैं। F2 जनरेशन में हमेशा F1 जनरेशन के रिजल्ट के बीच में क्रॉस कराया जाता है, और ये कौन सा क्रॉस होता है, सेल्फ क्रॉस यहाँ पे कराने को देखा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को। क्या होते हैं जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो।
फिनोटिपिक रेशियो को ये फिजिकल अपीयरेंस कहा जाता है प्लांट के अंदर, या इसको एक्सटर्नल अपीयरेंस भी कह सकते हो। एक्सटर्नल अपीयरेंस मीन्स कि बाहर से प्लांट देखने में कैसा है। सपोज करिए आपने एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट में क्रॉस कराया, तो आपको दो प्लांट जो है वो टॉल के मिले और एक प्लांट जो है वो आप डॉर्फ मिले। मतलब जो थे वो दो जो थे वो लंबे थे और एक जो था वो कैसा था, बौना था। तो ये जो रेशियो मिला ये कितना मिला, 2:1 का रेशियो मिला। और ये जो 2:1 का रेशियो, इसको कौन सा रेशियो कहा जाता है, फिनोटिपिक रेशियो। अगर यहीं पे हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे जो टाल था उसको रिप्रेजेंट किया गया था कैपिटल टी से। दूसरा जो टॉल था उसको रिप्रेजेंट किया गया था कैपिटल टी स्मॉल टी से। और तीसरा जो था उसको रिप्रेजेंट किया गया था स्मॉल टी से। तो यहाँ पे एक रेशियो मिला था कैपिटल टी का, एक रेशियो मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी का, और एक रेशियो मिला था स्मॉल टी का। तो ये जो रेशियो मिला 1:1:1 का, यहाँ पे आपने क्या देखा, ये तीनों का एलील क्या था, अलग अलग था। और इस रेशियो को आप क्या नाम देते हो, जीनोटाइपिक रेशियो के नाम से जानते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ऐसे समझे, हमने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया जिसको हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, और एक हमने डॉर्फ प्लांट लिया जिसको हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। जब इन दोनों को हम क्रॉस कराएंगे तो हमको एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिलेगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉल को। लेकिन ये कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। इसी तरह से अगर हम येलो सीड को लें और एक हम ग्रीन सीड को लें, अच्छा येलो सीड को रिप्रेजेंट करेंगे, ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कैपिटल वाई। और ग्रीन जो है वो क्या, रिसेसिव, तो इसको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वाई। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे तो एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई मिलेगा, जो कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। और देखने में कैसा होगा, येलो सीड होगा। तो जब हम वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम टू पेयर कंट्रास्टिंग ले लें, टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराएं, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे हमने सीड को लिया, सीड में हमने शेप को लिया और हमने कलर को लिया। सीड में हमने डोमिनेंट जो शेप लिया वो क्या था, राउंड था, और जो कलर लिया डोमिनेंट वाला क्या था, येलो था। तो इसको हमने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने कैपिटल वाई से। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिसेसिव की, तो रिसेसिव में हमने एक रिंकल लिया और हमने एक वाइट लिया। रिंकल को हमने स्मॉलर से और वाइट को हमने स्मॉल वाई से। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराओगे तो इस क्रॉस को हम किस नाम से जानते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेंडल्स लॉ की। मेंडल्स ने जो है एक्चुअल में, मेंडल्स लॉ की बात करोगे तो दो लॉ होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस कोई लॉ नहीं है, इसको इसी सेग्रीगेशन में एक्सप्लेन किया गया था मेंडल्स के जरिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप सेग्रीगेशन की बात करोगे या डोमिनेंस की बात करोगे, ये बेस्ड है किस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मतलब इसमें जो क्रॉस कराया गया वो सिंगल पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया गया। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो इसमें क्या कराया गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया। डाई हाइब्रिड का मतलब टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया गया। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक टॉल लेते हो, दूसरा क्या लेते हो, डॉर्फ लेते हो, इनके बीच में क्रॉस करा दो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। यहाँ पे आपने एक राउंड सीड ले लिया और एक क्या लिया, एक येलो कलर सीड लिया और एक रिंकल्ड सीड लिया और एक यहाँ पे स्मॉल वाई वाइट सीड लिया। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे तो ये हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए अब हम समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि सपोज करिए एक पेरेंटल पी प्लांट है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी से, जो टॉल को रिप्रेजेंट करता है, और एक हमने लिया डॉर्फ प्लांट को, वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल टी को। ये क्या करता है, कैपिटल टी, ये दोनों एलील अगर सेम रहते हैं तो जब वो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो एक ही एलील क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है।
यहाँ पे दोनों एलील क्या है, सेम है, तो वो भी जब किसी गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो एक ही एलील को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। जब दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो क्या देखने को मिलेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो कैपिटल टी है डोमिनेंट एलील है, मतलब कहीं पे भी कैपिटल एलील जब अगर आएंगे तो हमेशा अपने आप को शो करते, मतलब ये जो प्लांट होगा वो क्या होगा, टॉल होगा। क्यों टॉल होगा, कि वहाँ पे एक एलील जो है वो क्या है, कैपिटल टी है। तो इसमें जितने भी प्लांट मिलते हैं वो सभी कैसे मिलते हैं, टॉल मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कैसे होते हैं, इम्प्योर होते हैं। तो अगर आप वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हो तो F1 जनरेशन में हमेशा आपको डोमिनेंट कैरेक्टर मिलते हैं। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस अकर बिटवीन द वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट देन इन F1 जनरेशन ओनली वन डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर। मतलब जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप क्या क्या देखोगे, F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होते हैं और इसी को नाम दिया जाता है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। जब आप टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करो, या आप क्रॉस करा सकते हो पॉड के कलर के बीच में, मतलब एक ग्रीन पॉड और येलो पॉड के बीच में क्रॉस करा सकते हो। तो ऐसे में आपको F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही नज़र आते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है। क्या है देखिएगा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ये भी जो है ये किस पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। देखिए इसमें भी क्या किया जाता है, एक पेरेंट को लिया जाता है, पेरेंट में उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट को लिया कैपिटल टी और एक डॉर्फ प्लांट को लिया जो कैसा था, स्मॉल टी। यहाँ से जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ एक कैपिटल टी निकला और यहाँ से जब गैमेट का फॉर्मेशन निकला एक स्मॉल टी निकला। F1 जनरेशन में दोनों क्या किए, मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया, जो क्या था, एक इम्प्योर टॉल को शो करता है, लेकिन ये प्लांट कैसा है, टॉल है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस इम्प्योर प्लांट के पास एक फ्लावर होगा जो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स इसके पास मेल भी होगा और इसके पास फीमेल फ्लावर भी होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे। सेल्फ क्रॉस का मतलब कैपिटल टी का क्रॉस हम कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। एक सपोज करिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने से पहले ये क्या बनाते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, ये गैमेट कैसे बनाएंगे, तो ये अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो पेरेंट है ये क्या करेगा, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इसके दोनों एलील सेपरेट हो जाते हैं। मतलब एक कैपिटल टी बनाता है और एक क्या बनाता है, स्मॉल टी वाला गैमेट बनाता है। इसी सेपरेट को हम नाम देते हैं सेग्रीगेट होना। तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन इन F2 जनरेशन इच एलील ऑफ अ पेरेंट सेपरेट टू इच अदर, मतलब हर एक जो एलील होगा वो एक दूसरे से सेपरेट होकर के गैमेट का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो कैपिटल टी है ये टॉलनेस के लिए प्योर होता है और स्मॉल टी जो होता है वो डार्कनेस के लिए प्योर होता है। तो जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये प्योर गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो गैमेट्स का फॉर्मेशन किए हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट बनाया और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट को बनाया। जितने गैमेट बनेंगे उतना डिब्बा बनता है, यहाँ पे उसी के हिसाब से बनाया गया। ये देखिएगा, इसमें एक कैपिटल टी ये स्मॉल टी ये, एक कैपिटल टी ये स्मॉल टी ये। अब ये क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये जब गैमेट्स बनाएंगे तो ये कैसे बनाएंगे, जिस डिब्बे के सामने जो एलील लिखा है उसको डिब्बे के अंदर लिखो। ये कैपिटल टी यहाँ कैपिटल टी, ये कैपिटल टी आ गया, ये कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी सामने वाला और ये कैपिटल स्मॉल टी ऊपर वाला, ये कैपिटल टी ऊपर वाला और ये कैपिटल टी ये सामने वाला और ये स्मॉल टी आ गया। इस तरह से आपको मिलता है क्या, एक टॉल, दो टॉल और ये तीसरा टॉल मिल जाता है। और बाकी आप देखोगे, बाकी जो आपको देखने को मिलेंगे, एक जो मिलता है आपको क्या मिलता है, डॉर्फ मिलता है।
मतलब यहाँ पे भी आपको एक रेशियो मिलता है। यहाँ पे आपको अगर टॉल की बात करोगे तो टॉल जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं आपको, 3 मिलते हैं। और जब आप ड्वार्फ की बात करोगे, ड्वार्फ जो मिलता है वो कितना मिलता है, 1 मिलता है। इस तरह से यहाँ पे भी आपको एक रेशियो देखने को मिलता है। तो ये कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस टॉल और ड्वार्फ, देन इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर आर अपीयर। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन व्हेन वी डन अगेन सेल्फ क्रॉस बिटवीन द F1 पेरेंट, अगर हम दोबारा सेल्फ क्रॉस कराते हैं F1 पेरेंट के बीच में, देन इच एलील ऑफ अ पेरेंट सेग्रीगेट टू फॉर्म गैमेट्स, तब ये दोनों एलील क्या करते हैं, सेग्रीगेट करके अलग अलग गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। इच एलील आर प्योर फॉर इट्स कैरेक्टर ड्यूरिंग गैमेट्स, मतलब हर एक जो एलील बनाया है कैपिटल टी वो टॉल के लिए प्योर होता है और स्मॉल टी जो होता है वो डॉर्फ के लिए प्योर होता है। इसीलिए इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं रेशियो की। जब आप फिनोटिपिक रेशियो की बात करोगे तो 3 आपको टॉल मिलेंगे और 1 आपको डॉर्फ मिलेगा। और जब जीनोटिपिक रेशियो की बात करोगे तो 1 जो होंगे वो कैपिटल टी एलील को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 जो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी को, और 1 जो होगा स्मॉल टी को। इस तरह से रेशियो मिल जाएगा। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, और जो फिनोटिपिक रेशियो होंगे वो क्या मिल जाएंगे, 3:1 मिल जाएंगे। तो ये यहाँ से ये आपको रेशियो याद रखने, एग्जाम में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, जिसको आप कहते हो क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? देखिएगा, सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है। मतलब डाई हाइब्रिड मीन्स कि ये इनमें इस क्रॉस में 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। कैसे इन्वॉल्व होंगे? तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने पी प्लांट के सीड को लिया तो उसमें शेप और कलर को लिया जाता है, जिसमें कैपिटल आर ये राउंड को रिप्रेजेंट करता है जो डोमिनेंट है। कैपिटल वाई येलो को रिप्रेजेंट करता है, ये भी कैसा है, डोमिनेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिंकल्ड की और ग्रीन की, ये क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, जिसको स्मॉल आर और स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या करते हैं, एलील का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको पता है कि अगर 2 एलील एक जैसे होते हैं तो गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान केवल एक ही एलील क्या होता है, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। तो एक एलील कैपिटल आर यहाँ से आता है और एक एलील कैपिटल वाई यहाँ से आता है। ये दोनों मिल करके जो है कैपिटल आर और कैपिटल वाई को बनाते हैं। इसी तरीके से स्मॉल आर यहाँ से आता है, स्मॉल वाई यहाँ से आता है, तो ये मिल करके स्मॉल आर और स्मॉल वाई को बनाते हैं। F1 जनरेशन में जो पेरेंट मिलता है हमको मिलता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला। ये पेरेंट है कैसा? तो जहाँ पे भी एक भी कैपिटल लेटर हमको मिलता है वो किसको शो करता है, डोमिनेंट को। तो ये जो प्लांट होगा, इस प्लांट में जो सीड आपको मिलेगा वो कैसा होगा, राउंड होगा। और साथ साथ यहाँ पे कैपिटल वाई है जो भी जिसको शो कर रहा है डोमिनेंट को, तो यहाँ पे सीड का जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो। तो इसमें F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट है वो इम्प्योर है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है जो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में जो आपने F1 जनरेशन का जो रिजल्ट लिया था, जिसमें आपने देखा था एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक क्या बना था, स्मॉल वाई। अब इसमें होता क्या, ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे गैमेट बनाते हैं, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई से जुड़ता है और एक कैपिटल आर स्मॉल वाई से जुड़ता है, तो ये एक गैमेट बनाते हैं। एक स्मॉल आर कैपिटल वाई से जुड़ता है और दूसरा स्मॉल आर जो है स्मॉल वाई से जुड़ता है, तो यहाँ पे 4 गैमेट बनते हैं। जब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई से जुड़ेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, जब ये कैपिटल आर स्मॉल वाई से जुड़ेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, जब ये स्मॉल आर कैपिटल वाई से जुड़ेगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और जब ये स्मॉल आर स्मॉल वाई से जुड़ेगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से इधर आप देखोगे ये 4 गैमेट के बनते हैं। और इसी तरीके से अगर हम उसका सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा क्रॉस कराया जाता है, सेल्फ क्रॉस।
मतलब हम सेम प्लांट को लेते हैं लेकिन यहाँ पे मेल को लिया जाता है और किसको, यहाँ पे फीमेल को। सेम यहाँ पे लिया गया, अब दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। अब क्रॉस कैसे होता है, जितने गैमेट्स उतना वहाँ पे डिब्बा बनता है। अच्छा, डिब्बे में हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया है, 4 इधर और 4 इधर, तो कितना बन जाएगा, 4 चौको 16 डिब्बा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, हर डिब्बे के सामने एक गैमेट को लिखा, जैसे यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई को रखा, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई को रखा, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई को, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई को। इसी तरीके से इधर भी देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जिस डिब्बे के सामने जो होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर वाले को अंदर, फिर बगल वाले को भी अंदर। तो एक इधर से देखा जाएगा, एक ऊपर से देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे क्या, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करें और इसकी हम बात करें तो हमको मिल जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, जो कैसा होगा, राउंड और येलो। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे इसकी अगर आप बात करते हो कैपिटल वाई स्मॉल वाई की, और कैपिटल वाई और कैपिटल आर की बात करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से ये इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे तो आपको ये मिलेगा। ऐसे करते करते आपको जो है यहाँ पे कुछ कैरेक्टर मिलेंगे, और वो जो कैरेक्टर होगा वो क्या क्या होगा। तो जब इस पूरे को देखोगे तो इसमें राउंड येलो मिलेगा। राउंड येलो कहाँ से आया, ये आया और ये आया। इसमें राउंड येलो भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इसको लिया गया और इसको लिया गया है। फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई मिलेगा, ये यहाँ से आया है। ऐसे करते करते आपको 2 रेशियो मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, फिनोटिपिक रेशियो की। फिनोटिपिक रेशियो जो मिलता है वो मिलता है आपको 9:3:3:1 वाला। अच्छा, 9 क्या रेशियो मिलता है, 9 जो होंगे वो आपको राउंड येलो को शो करेंगे। राउंड येलो 9 होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 जो रेशियो मिलेगा वो राउंड येलो मिलेगा। 3 जो होगा वो आपको कैसा मिलेगा, 3 जो होगा वो आपको राउंड ग्रीन मिलेगा। 3 देखो कौन कौन सा है, 1 2 3, ये जो 3 मिलेगा रेशियो, ये राउंड ग्रीन का मिलेगा। फिर आपको वहाँ पे जो 3 मिलेंगे वो रिंकल्ड और येलो के मिलेंगे। रिंकल्ड येलो क्या है, 1 2 3, ये 3 रेशियो मिलेंगे रिंकल्ड येलो के। और एक जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा कौन सा वाला, ये मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन वाला। तो इस तरह से जो रेशियो देखोगे वो क्या मिल जाएगा, 9:3:3:1 का। ये है फिनोटिपिक रेशियो। मतलब आप 9 देखोगे तो बाहर से वो जो सीड दिखेगा वो राउंड और येलो दिखेगा, और 3 जो देखोगे बाहर से जो सीड दिखेगा वो राउंड और ग्रीन दिखेगा। बाकी जो 3 की बात करोगे वो बाहर से जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, रिंकल्ड और ग्रीन दिखेगा। और बाकी 1 की अगर आप बात करोगे वो कैसा दिखेगा, रिंकल्ड और ग्रीन दिखेगा। इस तरह से जो रेशियो मिलेंगे 9:3:3:1 का। अगर यहीं पे हम बात करें जीनोटाइप रेशियो को, तो जीनोटाइप रेशियो जो मिलता है वो मिलता है 1:2:2:4:1:2:1:1। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो 12 24 12 12 1। अब ये कैसे होंगे, एक जो मिलेगा वो आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा। 2 जो होंगे वो आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेंगे। 2 जो होंगे वो आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई मिलेंगे। बाकी जो 4 जो होंगे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेंगे। ऐसे ही करते करते आपको अलग अलग कैरेक्टर यहाँ पे मिलते हैं। आपको सिंपल सा रेशियो जानना है, ये वाला याद रखना है। ये कौन सा रेशियो, जीनोटाइप। इतने जीनोटाइप्स मतलब इतना रेशियो ये मिलता है जब हम कौन सा क्रॉस कराते हैं, जब हम मेंडल का सेकेंड लॉ अगर देखोगे, जिसको आप कहते हो क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसमें आपको ये 2 टाइप के रेशियो देखने को मिलते हैं। क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम इस लॉ की बात करें तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर को क्रॉस कराते हैं तब हम F2 जनरेशन में देखते हैं हर एक एलील जो होता है किसी ट्रेट का, वो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, दूसरे एलील के साथ
गैमेट का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इनहेरिटेड एंड क्रॉस साइमल्टेनियसली, जो एक साथ इनहेरिटेड हों और क्रॉस करें साइमल्टेनियसली, देन इन F2 जनरेशन each allele ऑफ ए ट्रेट टुगेदर इंडिपेंडेंटली फॉर्म गैमेट्स। तो हर एक जो एलील होता है ट्रेट का, वो एक साथ क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हुआ? तो ये था क्या? ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? कैसे हम पता करते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो गर्ल होगा कि बॉय होगा? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, अगर किसी ह्यूमन की बात करोगे तो उस ह्यूमन के अंदर एक क्रोमोसोम आपको मिलता है और उस क्रोमोसोम के नंबर्स होते हैं जो ह्यूमन में 46 होता है, या इसको 23 पेयर्स कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है 23 पेयर, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो 22 पेयर्स होते हैं उनको आप ऑटोसोम्स कहते हो, बाकी जो 1 पेयर होते हैं उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ये जो 22 पेयर्स हैं ये मेल और फीमेल सभी में एक जैसे देखने को मिलते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो मेल और फीमेल में एक जैसा मिलेगा। मेल और फीमेल के अंदर इस 22 पेयर क्रोमोसोम को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप बात करोगे सेक्स क्रोमोसोम की, जो मेल में अलग और फीमेल में क्या होता है? अलग होता है। ये कैसे होता है? जब आप मेल की बात करोगे तो मेल में XY मिलेगा और फीमेल में XX मिलेगा। जब मेल में XY मिलता है, ये दोनों X अलग और Y अलग था। Y क्रोमोसोम छोटा क्रोमोसोम होता है, इसकी साइज स्मॉल होती है। तो जब ये XY को शो करते हैं तो इसको कहा जाता है हेट्रोगैमेटी, और जब ये XX को शो करते हैं तो इसको कहा जाता है होमोगैमेटी। क्लियर? तो यहाँ पे वो दो चीज़ें देखी जाती है। अब ये क्रोमोसोम जो हैं ये कैसे डिवाइड होंगे मेल और फीमेल में? तो क्रोमोसोम जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, तो मेल के अंदर अगर हम बात करें तो 44 जो होंगे ये क्या होंगे? ऑटोसोम होंगे। बाकी ये 44 के बाद एक हो गया X और एक हो गया Y, तो ये क्या होंगे? 46 क्रोमोसोम। इसी तरह फीमेल की बात करोगे तो 44 ये और XX ये भी क्या हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम को देखा जाता है। क्लियर होगा? नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे हम डिटर्मिनेशन करेंगे। तो डिटर्मिनेशन के लिए देखिएगा, सपोज करिए कोई मेल है और कोई फीमेल है। इस मेल के पास क्रोमोसोम है XY और इस फीमेल के पास है क्रोमोसोम XX। अब ये क्या करेगा? गैमेट के दौरान ये X और ये किसको बनाएगा? Y को, ये X को, और ये किसको बनाएगा? X को। क्रॉस करेंगे तो क्रॉस कैसे होगा? ये वाला इससे क्रॉस किया तो बना लिया किसको? XX को। ये वाला इससे क्रॉस किया तो बना लिया किसको? XX को। ये वाला इससे क्रॉस किया तो बना लिया किसको? XY को। ये वाला इससे क्रॉस किया तो बना लिया किसको? XY को। ये जो XX है ये कौन है? गर्ल, और ये जो XY है ये कौन है? बॉय। ये जो आप देखोगे 50% आपको बॉय मिलेंगे और 50% क्या मिलते हैं? गर्ल मिलते हैं। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में गर्ल और बॉय दोनों के जो चांसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 50-50% देखने। एक और तरीके से हम क्रॉस करा सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक डिब्बा लिया, उस डिब्बे में एक साइड हमने लिखा किसको? X को, एक साइड लिखा Y को, इधर हमने लिखा X और इधर X। ये मेल वाला और ये कौन है? फीमेल वाला। जिस डिब्बे के सामने जो गैमेट्स होंगे उसको अंदर लिखेंगे। इस वाले को हम लिखेंगे X और इस वाले को लिखेंगे X। यहाँ से ये वाला लिखेंगे इसके अंदर X और ये वाला लिखेंगे किसको? Y को। इसी तरीके से ये X और ये X। जिस डिब्बे के सामने जो होगा उसको आप लिखोगे, ऊपर वाले को इसके अंदर, नीचे वाले को। इधर हो जाएगा क्या? X और इधर हो जाएगा Y। ये जो आप देख रहे हो ये 50% क्या हो जाएंगे? बॉय, और ये जो होंगे 50% क्या हो जाएंगे? गर्ल। इस तरह से आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए, सेक्स का डिटर्मिनेशन की अगर आप बात करते हो तो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता कैसे है, इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो सेक्स के डिटर्मिनेशन को कंफर्म करने के लिए ये डिपेंड करता है किस पे? वाई क्रोमोसोम पे। सपोज करिए एक फीमेल है, एक एग है, और इस एग के साथ फ्यूज़ करने वाले हैं बहुत सारे बहुत सारे मेल गैमेट्स। तो सपोज करिए एक फीमेल एग है और इस एग को क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे कितने? कौन से? मेल गैमेट। अब मेल गैमेट में क्या हो रहा है कि एक क्रोमोसोम आया, दूसरा क्रोमोसोम आया, स्पर्म आए, तीसरा स्पर्म आया, चौथा स्पर्म आया,
5वां स्पर्म है। अच्छा, ये वाला X है, ये वाला Y है, ये वाला X है, ये वाला Y है और ये वाला क्या है, X है। अब इस फीमेल के पास क्या है, X क्रोमोसोम। अब स्पर्म कौन सा जाकर के इससे फ्यूज होता है, अगर Y फ्यूज होगा तो वो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, वो जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा, वो बॉय होगा। और अगर X जो है फ्यूज करता है तो वो कौन होगा, गर्ल होगा। तो सेक्स की डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो सेक्स को डिटरमाइन करने का काम कौन कर रहा है, Y क्रोमोसोम करता है। तो Y क्रोमोसोम जो है ये मेल को बनाता है और अगर X क्रोमोसोम जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, गर्ल हो जाती है। तो ये था कंप्लीट चैप्टर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या, हेरिडिटी के बारे में, और इसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट को देखा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।